Hi everyone. So let's start the lecture number third. And today we will continue the units and measurement. And now the very first slide, it will show us that how to derive. Yes, with the help of this, what we're gonna do, we're gonna derive a new formula by using some of the pre-given units. Like in this question, the time period of oscillation of a simple pendulum depends on the length L and acceleration due to gravity G. So based upon that, first the step number one is this. This is the step number. Either you will take it as directly proportional or equal to with some constant K. K is constant of proportionality. Is what constant of proportionality. Then we will put the dimension, like for T it is T1, for L it is L1. G is acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. So this comes out to be LT minus 2, L1 M0 T minus 2. And the last one is when we put all the values in this equation, what we have going to equate, T is equals KLG. And when we separate the power, see here, the power of L is A plus B, here it is 0. So A plus B equal to 0. Here power of M is 0, so it will be 0. And यहाँ पर T की पावर है -2B, यहाँ पर 1. तो यहाँ से हम B की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं -1/2. A जो है इस इक्वेशन से A is -B. तो आप देख सकते हैं -1/2 है, तो A की वैल्यू आ जाएगी -1/2, जो अपने आप में आ गई है 1/2. तो ये आपने वैल्यू, ये आपको आंसर मिल गया. सो दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है अक्सर. मतलब इतना मुश्किल नहीं आपसे पूछा जाएगा, बट बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. लीस्ट काउंट. नाउ लीस्ट काउंट ये थोड़ा समझते हैं. लीस्ट काउंट मतलब सबसे छोटा नंबर जो कोई इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं वर्नियर कैलिपर की, वर्नियर कैलिपर के लिए लीस्ट काउंट क्या है? 0.01 सेंटीमीटर. इसका मतलब वर्नियर कैलिपर के लिए 4.856 और 4.85, दोनों ही वैल्यू इट विल रीड एज 4.85. तो कोई भी बॉडी जिसका जितना लीस्ट काउंट होता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट काउंट होता है, उतना ही उसमें एरर आ जाता है. यस. सो लेट्स सी द डेफिनेशन. द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी measured by the measuring instrument is called its least count or resolution. उसको हम लीस्ट काउंट और रेजोल्यूशन बोलते हैं, जो मिनिमम वैल्यू होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल से आई हैव एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एक्स. एक्स का जो लीस्ट काउंट है एल, वो है 0.1 सेंटीमीटर. इससे आगे वो मेजर नहीं कर पाएगा. तो इसका मतलब क्या है? 2.15, 2.16, दोनों उसके 2.1 ही हैं. तो इट मीन्स देयर इज एन एरर, एक एरर आ जाएगा. सो दिस इज व्हाट लीस्ट काउंट इज ऑल अबाउट. ये भी लीस्ट काउंट का मतलब. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. जैसे आप यहाँ पे समझिए, रूलर स्केल है और वर्नियर कैलिपर है. 0.1 मिलीमीटर, मैंने भी आपको सेंटीमीटर में बताया. 0.01 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, 0.1 मिलीमीटर भी कह सकते हैं. दैट इज टोटली योर चॉइस. अब जो रूलर स्केल है, जो लीस्ट काउंट है, वो है 1 मिलीमीटर.
यानी कि 1 मिलीमीटर से छोटी वैल्यू वो मेजर नहीं कर सकती, तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ा एरर भी आएगा वो 1 मिलीमीटर का ही आएगा। रिमेंबर दैट लीस्ट काउंट is equals to minimum possible error. Least count is nothing but minimum possible error. जी हाँ, ये बात आप ध्यान रखेंगे। स्क्रू गॉज का जो लीस्ट काउंट है वो बहुत कम है, 0.01। जिसका जितना कम लीस्ट काउंट है उसकी उतनी एक्यूरेसी ज्यादा है, वो उतना ही ज्यादा एक्यूरेट है। And that is ferrometer. Its least count is 0.001 nanometer. जी हाँ, it's your choice. If you want to remember it like in nanometer, sorry, millimeter, you can remember it in millimeter. If you want to remember it in centimeter, you can remember it in centimeter. So that is not a big deal. Weighing machine. Least count is 1 kg. It will only tell you in kilograms. इसके लिए grams का कोई मतलब नहीं है. It will only told you in kilograms. Grams का कोई मतलब नहीं है इसके लिए. Weighing machine. Electronic balance ये ग्राम में आपको बताएगी, but it will not measure in milligram. So least count is minimum possible value that can be measured. Wrist watch 1 सेकेंड, नैनो सेकेंड में नहीं बता पाएगी. Stop watch 0.01 सेकेंड. तो ये आपके थोड़ा सा देखना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए. तो व्हाट इज लीस्ट काउंट. नाउ एक्यूरेसी, क्लोजनेस, क्लोजनेस ऑफ द वैल्यू, कितनी क्लोज है एक्चुअल वैल्यू के, दैट इज व्हाट एक्यूरेसी इज. नाउ हियर ट्रू वैल्यू ऑफ मास इज 2.25.67, मेजर्ड बाय स्प्लिट 25.61, बाय भी 25.65. सो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखो तो बी के पास ज्यादा एक्यूरेसी है, बिकॉज बी ने जो है इतना नजदीक मेजर है. अगर आप ए से डिफरेंस देखोगे, ए से जो डिफरेंस आया दैट इज 0.06. अगर आप बी से डिफरेंस देखोगे तो बी से डिफरेंस है 0.02. तो बी इज मोर एक्यूरेट. बी इज more accurate. Yes, so that is accuracy's closeness of measurement to the true value. Closeness of measurement to the true value of physical quantity. This is what accuracy is. Next thing is precision. There are two different terms. Remember that. Precision refers to you could say that how good a machine is actually, calculating the measurement or doing something. Accuracy means by man-made, how fast a man could be doing calculation, कितने अच्छे से कितने सही तरीके से वो calculation कर रहा है, that refers to accuracy. Precision is limit to which a physical quantity measure, मतलब it is totally depend on the machine. It is totally depend on the machine. कि machine, अब आप ये देखिए ना, अब आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए. It's not like that it in the see 3.6 measured by student, 3.69 measured by student, 3.695 measured by student. इसका लीस्ट काउंट क्या होगा 0.1. इसका लीस्ट काउंट क्या होगा 0.01. इसका लीस्ट काउंट क्या होगा 0.001. तो दैट इज टोटली डिपेंड ऑन द मशीन. यस, डिपेंड on the machine. It totally depend on the machine. It will not depend on the student. It will not depend on the student. Student पे depend नहीं करता है, machine पे depend करता है. मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, student पे depend नहीं करता है, machine पे depend करता है. Next one is significant figures. That is very important. But I would like to, start it with a question. Suppose you get a question like 2.0 kilometer is
equal to what? And you get 4 options. First one is 2000 meter. Second option is 2.0 10 raised to the power 3 meter. Third option 2 into 10 raised to the power 3 meter. Fourth option, all of the above. So we are with the options. Now those who study the significant figures, those who did not know anything about significant figures, for them this is the correct answer because all are correct. But no, this is the correct answer. It's depend on the significant figures. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1. Number of significant figures needs to be equal, then only you can say okay, that will be the correct answer. ये correct answer है. तो significant figure समझने की कोशिश करते हैं. चलिए जी. The total number of digits reliable plus last uncertain digit which are directly obtained from a particular measurement. I would like to give you one more definition. It is the number of digit which we are confident of. वो नंबर ऑफ डिजिट जिनके बारे में हम कॉन्फिडेंट हैं उनको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट. ये देखिए जरा. Here we have 2 significant digit. Here we have 3 significant digit. Here we have 4 significant digit. तो जिनके बारे में हम कॉन्फिडेंट हैं उनकी बात करते हैं. जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी. जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी. ये बात आप याद रखेंगे. Yes, remember this. Larger the number of significant figures, larger the number of significant figures, more accurate is the measurement. उतना ज्यादा मेजरमेंट एक्यूरेट रहेगा. जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर उतनी ज्यादा मेजरमेंट एक्यूरेट. Next thing is see here it's 6.11. So 3 significant figures. 67, 2 significant figures. 12.76, 4 significant figures. 1.8 centimeter, 2 significant figures. Now there are certain rules. Rule number 1, all 0 term. It doesn't matter whether they are like without decimal or with decimal. The point that remain constant is that they all are significant. Point number 2, zeros between नॉन जीरो डिजिट. 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट है. 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच जीरो सिग्निफिकेंट है. यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 3 0. तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5. सो जीरो जो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में सिग्निफिकेंट है. Terminal zeros in a number without decimal are not significant unless specified by the count. जो बाद की जीरो हैं, yes, zeros at the last, they are not considered as significant until and unless they are specified by least count. अगर वो least count है तो, otherwise they are not significant. Last में जो जीरो है वो significant नहीं है. ध्यान से समझ लीजिए. 400 में केवल एक ही significant figure है. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था. When I am showing you the 2.0 किलोमीटर is equals to how many meter, उसमें जो पहला ऑप्शन था 200 मीटर. तो इसमें केवल एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन जीरो इसमें भी आ रही है, लेकिन इसमें 2 है. इसमें 2 क्यों है? क्योंकि डेसिमल के बाद अगर जीरो है ना तो वो सिग्निफिकेंट है. विदाउट डेसिमल सिग्निफिकेंट.
इसको आप लिख लीजिए। विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल नॉट सिग्निफिकेंट, with decimal. I am discussing about the final zero, the last one, significant. With decimal, significant. Without decimal, not significant. With decimal, significant. Next one is rule number 4. Terminal zero that are also to the right of a decimal point in a number are significant. ये मैं आपको भी बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले ही, अभी जैसे पिछली स्लाइड में। डेसिमल के बाद है तो सिग्निफिकेंट है, डेसिमल से पहले है तो सिग्निफिकेंट नहीं है। 5. If the first number is less than 1, all zeros before the first non-zero digit are not significant. If the number is less than 1, all zeros before the first non-zero digit are significant. अगर नंबर 1 से कम है, जितनी भी जीरो नॉन जीरो डिजिट से पहले वो सिग्निफिकेंट नहीं है। 0.0064 केवल 64 सिग्निफिकेंट है। 0.0850 केवल। अब डाउट उठता है, डाउट क्या है कि ये जो जीरो है कौन सी, ये क्या सिग्निफिकेंट है? यस, ये बिल्कुल सिग्निफिकेंट, ये बिल्कुल सिग्निफिकेंट है क्योंकि डेसिमल के बाद है। इसी तरह चलो ये तो दो नॉन जीरो के बीच में है, ये वाली जीरो और ये जीरो, ये भी सिग्निफिकेंट है, डेसिमल के बाद है। तो यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 2। तो ऐसे आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है 6। कन्वर्शन के टाइम पे जो पावर होती है 10 की, उसमें कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता। वेदर इज 10 रेज टू द पावर 1000, स्टिल सिग्निफिकेंट जीरोस आर अगेन जीरो। सिग्निफिकेंट नंबर जो है वो जीरो ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना है कितना नहीं, किसी भी तरीके का। अगर मैं एक और बात करूं, 10 रेज टू द पावर -2, जीरो सिग्निफिकेंट फिगर, does not matter at all. Number of significant figure 4, number of significant figure 4, number of significant figure 4. So it does not create any difference. ये बात आप याद रखेंगे। Next one is exact number. So those were the 6, I could say 6 rules in order to understand, in order to find out the significant figures. Next one, exact numbers. The numbers that are either defined or the result of a count. उनको बोलते हैं हम एग्जैक्ट नंबर, उनको बोलते हैं हम एग्जैक्ट नंबर। दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बिकॉज दे आर रिलायबल। बिल्कुल, इनके पास कितनी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं क्योंकि ये रिलायबल है। अगर आप ध्यान से समझो, देखिए 1 डजन फिक्स, क्वांटिटी बिल्कुल फिक्स है, 1 hour 1 inch, एवरीथिंग इज फिक्स्ड। 45 स्टूडेंट एज फिक्स्ड, 5 एप्पल डिस्क्रीट, 6 faces discrete. So first of all, countable, fixed, definite. So these are the characteristic of these exact numbers. नेक्स्ट है रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ अ मेजरमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए किस तरह से राउंड ऑफ करना है। जो भी डिजिट ड्रॉप करनी है वो चेक कीजिए 5 से बड़ी है 5 से छोटी है। अगर मुझे जो डिजिट ड्रॉप करनी है, लेट्स से x, इफ x इज लेस देन 5 तो सेम रहेगी, इफ x इज ग्रेटर देन 5 तो इंक्रीज बाय 1, इंक्रीज बाय 1। अगर 5 से ज्यादा है, 5 जैसे यहाँ पे समझिए आपको 2 ड्रॉप करना है तो 2 इज लेस देन 5 तो 64.6। यहाँ पे आपको 1 ड्रॉप करना है, 1 इज लेस देन 5, अगेन 3.65। 3 ड्रॉप करना है तो 3 इज अगेन लेस देन 5, उतनी रहेगी जितनी है, जितनी है उतनी ही रहेगी। इट विल नॉट क्रिएट एनी डिफरेंस। नेक्स्ट थिंग इज इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5 then preceding digit is raised by 1। 3.4799 ड्रॉप करना है तो 79 बन जाएगा 8।
93.46, 6 ड्रॉप करना है, 4 बन जाएगा 5, 683.7। जो डिजिट आपने ड्रॉप करनी है उससे पहले डिजिट में 1 ऐड कर दीजिएगा, ऐसे हो जाएगा। उससे पहले डिजिट में 1 ऐड कर दीजिएगा, ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट समझिए थर्ड, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझना, अगर 5 है, ठीक है, मतलब ये 0 है या 5 है, तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे समझिए जरा। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज फॉलोड बाय द डिजिट अदर देन 0। अच्छा, अगर जिस डिजिट को ड्रॉप करना है वो 5 है, उससे अगली डिजिट जो है वो 0 नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो फिर आप ऐसे समझिए कि आपको इस बार 2 नंबर में लेके चल, 54, 54 ग्रेटर देन 50, तो 3 में 1 ऐड हो जाएगा, 52, अगेन 52 इज ग्रेटर देन 50, तो 5 में 1 ऐड हो जाएगा, 51 अगेन ग्रेटर देन 50, तो 9 में 1 ऐड हो जाएगा। इस तरह से यू विल गेट द रिजल्ट, इस तरह से यू विल गेट द रिजल्ट। नेक्स्ट इज, अगर नेक्स्ट जो है वो 0 हो जाए या 5 हो जाए, तो क्या चीज होगी, तो भाई ध्यान से समझना। अगर तो वो इवन है, जैसे सपोज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे मेरे पास ना ये नंबर है 9.150, इसे राउंड ऑफ करना है। अब 5 तो 5 है, 50 तो फिर इक्वल ही हो गया। तो अगर पहले ऑड है उस नंबर से तो +1 हो जाएगा, इवन है तो सेम रहेगा, इवन है तो सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे 50 है, अब यहाँ पे 50 है लेकिन उससे पहले ऑड नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है, तो 3 क्या हो जाएगा 4। यहाँ 55 है, तो ऑब्वियस है 50, तो 50 ज्यादा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 9.46, अगर इससे ड्रॉप करना है तो इससे पहले 5 है, 5 भी एक ऑड है, फिर 5 किस में चेंज हो जाएगा 6 में, यहाँ पे फिर से 5 है, ये 2 है, तो सेम रहेगा। इवन पे सेम, ऑड पे चेंज हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इवन पे सेम रहेगा, ऑड पे चेंज हो जाएगा। दिस इज हाउ द थिंग्स आर मेंट टू बी, दिस इज हाउ द थिंग्स आर मेंट टू बी। चलिए जी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। द फाइनल रिजल्ट वुड राउंड टू द सेम डेसिमल प्लेस एज द लीस्ट प्रिसाइज नंबर। फाइनल रिजल्ट में उतनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे जितनी सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। तो इसको समझने के लिए लेट्स चेंज द कलर, कलर चेंज कर लेते हैं। देखो जी, यहाँ पे 3 है सिग्निफिकेंट फिगर, देयर आर 3, हियर इट इज 5, हियर इट इज 4। तो यहाँ पे फाइनल आंसर में आपके पास है 6, 6 को रिड्यूस करना है 3 में, है ना, 6 को रिड्यूस करना है 3 में, 13.2 प्लस, थोड़ा सा मैंने आपको गलत बता दिया, जिसमें डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, जिसमें डेसिमल के बाद से कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, वो फाइनल आंसर होगा। इसमें देखो 1 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो इसमें भी 1 ही होनी चाहिए, मतलब 8 को जो है हमने हटाना है। 8 इज लेस देन 5, 8 जो 5 से कम है, तो फाइनल आंसर 107.4। इसमें देखिए 0, 3, 1, तो कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं। 8 अगेन 8 अगेन 8 इज लेस ग्रेटर देन 5, 3 आ जाएगा। दिस इज हाउ टू डू द एडिशन, दिस इज द वे टू डू द एडिशन। नेक्स्ट समझिए, अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी सेम रहेगा। जितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उसमें था डेसिमल के बाद, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इट वाज आफ्टर द डेसिमल, बट दैट इज नॉट सो इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ऐसा नहीं है, उसमें विद डेसिमल, सॉरी विद डेसिमल देखना है। अब यहाँ पे विद डेसिमल अगर मैं देखने जाता हूं तो देखिए जरा, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर है 2, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 4, तो यहाँ पे आनी चाहिए 2, 43, 4 को जो रिमूव करना है, लेस देन 3 है तो एज इट इज रह जाएगा।
3 4 3 आनी चाहिए, 8 को हटाना है भाई, 8 इज ग्रेटर देन 5, तो 1.5 बना जाएगा आंसर. That is the about the significant figures. Next one is difference between actual value of a quantity and value obtained. That is error. See, nothing is perfect in this world. Everything has a certain degree of, you know, certain degree of, you can say, faulty value. Faulty value मतलब value. तो उसी की वजह से उस फॉल्ट को ठीक करने के चक्कर में आगे प्रोग्रेस होती रहती है, नई नई टेक्निक्स आती रहती हैं. यस, सो दिस इज हाउ थिंग्स आर लाइक दैट. तो उन्हीं चीजों को समझने के लिए, उन्हीं चीजों से अच्छे से टैकल करने के लिए देयर वाज अ कांसेप्ट कॉल्ड एरर. देयर वाज अ कांसेप्ट कॉल्ड एरर. एरर को समझना बहुत जरूरी है. पहली बात, दो बातों का ध्यान रखें. ऑलवेज पॉजिटिव. आप ये नहीं बोल सकते भाई कि एरर जो है नेगेटिव एरर आया है, पॉजिटिव. तभी जो है ध्यान से समझिए, मॉड में कंसिडर किया. इट इज एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. मैंने एक वैल्यू मेजर की 5 मीटर, ये मेजर्ड वैल्यू थी, उसकी एक्चुअल वैल्यू है 6. तो एरर कितना जाएगा? एरर विल बी 6 माइनस 5.4, 0.6. कितना एरर है? सो एरर इज द डेविएशन. डेविएशन, एरर क्या होता है? डेविएशन फ्रॉम actual value. Error is deviation, that is deviation from actual value. Actual value से कितना deviation है? That is error. Next thing is की अगर हम बात करें, systematic error, gross error and random error. So that is types of error. That is types of error. तीन तरह के होते हैं, systematic, gross and random. Systematic generated from the system due to machine or due to some, faulty technique. Gross error is basically the overall error, and random error is which could be due to temperature, due to any other circumstances. So three types of errors are there. First one, systematic errors. First one is systematic errors. What do we mean by systematic error? The error arises due to flaw in the experimental system. Experimental system में flaw की वजह से ये errors आते हैं. Due to flaw in the experimental system. These involve observer, the person who is performing the experiment, measuring instrument like calibration सही से नहीं हुआ, कोई इंस्ट्रूमेंट 6 महीने से बंद है, आपने एकदम उससे वैल्यू लेना शुरू कर दोगे तो वो हो सकता है वो गलत वैल्यू दे, because instruments are not perfect. Instruments are machines. उनको कैलिब्रेट करना पड़ता है उनको, ताकि उनको थोड़ा माहौल में ढाला जा सके. Then we can measure the value with the help of those instruments. And third is environment. Environment like एक्सपेरिमेंट सनी डे वाले दिन करना था, बट अनफॉर्चुनेटली सनलाइट की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं है, तो थोड़ा बहुत एरर आ जाता है. सो दैट वाज ड्यू टू एनवायरनमेंट. द एरर आर एलिमिनेटेड बाय डिटेक्टिंग द सोर्स ऑफ एरर. सोर्स को आप डिटेक्ट कर लीजिए. दैट इज द बेसिक रेमेडी, दैट इज द बेसिक वे टू रिमूव एनी सॉर्ट ऑफ एरर और समथिंग. जस्ट find out the source, that's it. Then we have systematic errors, again are of three types: personal, instrumental and environmental. Personal, committed by the person who is doing the experiment, whether like he need to take the reading at 7 p.m. but unfortunately due to some work he go and went to the lab and then get the readings at 7:10, so he's already a minute late, so that 10 minute might affect his results. That was personal error. Instrumental error, again I have already told you, lack of calibration.
Environmental error, that is totally depend on the environment. So for like me, personal error is due to lack of concentration while performing experiment. This lack of calibration. Third, environmental error, depend on environment. Depend on environment. So that is the error. Next thing is personal error. These errors are due to faulty procedure adopted by the person making instrument. 4.8 पे देखना था तो 4.7 पे देखेगा, 4.9 पे। पैरालैक्स मेथड, पैरालैक्स मेथड में आपकी आंखों की जो अलाइनमेंट है that should be with the needle of that instrument. इंस्ट्रूमेंट की निडल के साइन करनी चाहिए। 1 सेंटीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर का भी डिफरेंस आता है, so that gonna create the error. So remember that thing. नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंटल एरर अराइज ड्यू टू फॉल्टी कंस्ट्रक्शन। फॉल्टी कंस्ट्रक्शन की वजह से, ध्यान से देख सकते हो पॉजिटिव जीरो एरर, जो निडल है वो कोइंसाइड कर रही है जीरो पे, यहाँ पे जीरो से लेफ्ट में जा रही है। एनवायरमेंटल, these errors are caused by external condition like pressure, temperature, magnetic field, etc. Following steps that one must follow to eliminate the environmental error. First one, try to maintain the temperature and humidity of the laboratory constant. टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को कांस्टेंट रखने की कोशिश कीजिए by doing anything, by following certain techniques, or by arranging certain instruments, certain apparatus that will help you to gain that state. Second, ensure that there should be not any external magnetic field. Yes, magnetic field very much affect the results of the so many experiments already in the past also, and that is the important factor that needs to take care when you are doing certain experiment. Next one, see, these are some advanced experimental techniques, although these are not in India, and these two clips are from the CERN laboratory that is situated 10 kilometers below the surface of Earth on the boundary of Switzerland and France, where the famous God particle experiment is actually happening. So these are something advanced. Next one, gross errors. These are caused by mistakes in recording data. Like you need to write it down 1.01, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने उसको 1.10 लिख दिया पास्कल प्रेशर किसी चीज का, तो वहां पे थोड़ा एरर आ गया। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक स्केल का यूज करके जिसकी सेंसिटिविटी कम है उससे भी एरर आ जाता है, तो केयरफुली रिकॉर्ड करना चाहिए। थर्ड है रैंडम एरर। आज ये लास्ट स्लाइड है, यहीं तक करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। These errors are due to unknown causes, sometimes termed as chance error. ये मतलब इनका ना सोर्स नहीं समझ आ पाता एकदम से ना, थोड़ा टाइम लगता है। दूसरी बात, इनको एलिमिनेट भी नहीं कर सकते, हाँ केवल इनको कम किया जा सकता है कुछ स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन लगा के, कुछ और लगा के। तो these are the, so that's all in this lecture. So we'll meet in the next class. Till then इसको तीनों लेक्चर्स को अच्छे से कंपाइल कीजिए, ठीक है जी। Okay, thank you so much. God bless you.